राठी जी, सीए के नाम पर दाल नहीं गली, एक आदमी की नागरिकता छीनी नहीं है। नहीं, काफी नहीं है, आप कितने गंदी बात कर रहे हैं। पर आप लोगों के नैरेटिव की दाल नहीं गली, कह रहे हैं पैंट के लिए हो जाएगी, शर्म नहीं आती है आपको बोलने में? टेलीविजन डिबेट में किसी को ऐसे बोलते हैं? तो सर ये उनकी भाषा, उनको मुबारक हो, उनकी भाषा उनको मुबारक हो। मैं अवधेश जी, उनकी भाषा कांग्रेस की मुबारक हो, और इसीलिए कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति है कि लोगों के बीच नहीं जाएंगे, टीवी पर बैठकर ज्ञान देंगे और भाषा सड़क छाप रहेगी। तो यही हालत है। तो रुक जाइए, कांग्रेस को उनके हाल पर छोड़िए। मैं कांग्रेस की या किसी की वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। विजय राठी का समय है, अभी रुक जाइए। विजय राठी का समय, विजय राठी इंतजार कर रहे हैं भाई, उनका भी सम्मान करिए। विजय राठी जी, सीए पर दाल नहीं गली, वो नैरेटिव फेल हो गया। ट्रिपल तलाक पर आप लोगों का नैरेटिव फेल हो गया। अब एक मौका आप लोगों को वक्फ का मिल गया। अरे जिसको दिक्कत है, मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि भाई उनकी ये मांगे मानी जानी चाहिए, वो सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप फिर नैरेटिव लेकर घुसे हैं और फिर लग रहा है कि आप लोगों का नैरेटिव फेल हो जाएगा। देखिए, हम लोग एक कहानी पढ़ते थे कि राक्षसों के मुंह खून लग जाता, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के मुंह जो हिंदू मुस्लिम करना है ना, लगा हुआ। और ये इतिहास बताता है, इस हिंदुस्तान में जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जब तक सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस तरह की गाली देना, इस तरह के नैरेटिव चलाना, ये इनके खून में है, इनके तासीर में है। मैं अब से बात नहीं कर रहा, मैं जब से बात कर रहा हूं, जब से भारत की आजादी की लड़ाई थी, जो आजादी के लिए लड़ रहे थे या उनसे लड़ रहे थे, या उनको मानने वाले जो माफी मांग रहे थे। और आज इस देश में किससे बचाओगे आप मुस्लिमों की संपत्ति छीनोगे, सीधा एम आपका, और बांटोगे किसे? अडानी को बांटोगे मुद्रा पोर्ट के लिए 1 रुपए स्क्वायर फीट में। सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के। अरे भाई चुप रहो भी शिवम, मैं सुन रहा था, तुम सुन लो, थोड़ा सा बोलना अपनी बारी में। क्या होता है, तर्क की बातें कर लो, मैं तो चुप ही हूं। सारी जमीनें छीन करके कैसे देंगे, ये भी तो उसका कोई लॉजिक भी तो होगा। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री पूरे हिंदुस्तान में, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन कब्जाने में लगे हैं। इनका मेन एम कुछ नहीं है। देखिए, ड्राफ्ट में बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। अरे मेरे भाई, महिला शामिल होगी सर, ये करेगा। अरे विजय राठी भाई, ये जमीन कब्जाने वाली बात, सर सुनिए ना, ये जमीन कब्जाने वाली बात आपके मुंह से हजम नहीं हो रही है। आप लोगों की सरकार के दौरान क्या हुआ था, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, नीरव मोदी तो प्लीज। तो ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है सर। कहाँ प्लॉट कैसे किसके नाम हो जाता था, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ उधर। और आपने तो रेट भी तय कर लिया अपने हिसाब से। विजय राठी, आपने रेट भी तय कर लिया कि 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीनें दे दी जाएंगी। बड़ा अच्छा सपना देखते हैं आप। दिन में डिबेट में बैठकर लाइव शो में आंखें खोलकर आप सपना देख ले रहे हैं। गजब आपका सपने देखने की ताकत है। हम ही तो पूरा हिंदुस्तान कब्जा रहे हैं, पूरा 22 राज्यों में। नहीं, आपने तो क्राइम, अरे सर आपने तो अपराधियों को उद्योगपति बना दिया। विजय राठी, आपने अपराधियों को उद्योगपति बना दिया। नाम लेने पर मजबूर मत करिए इस शो में। आपने अपराधियों को उद्योगपति बना दिया। समाजवादी ने बनाया ना, अरे वो प्रधानमंत्री और बीजेपी ने बनाया है। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट देखिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनें कब्जाने में। ठीक है सर, रुक जाइए, इसके बाद शिवम एक साथ दोनों का जवाब करिएगा, फिर प्रियंका जी आपके पास। थैंक यू। फाजिल भाई दे रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मेरी कृपा से। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि शक की बीमारी जिसके अंदर है, उसके पास दुखों का समंदर है। शक का कोई इलाज है क्या? 4 प्रवक्ता यहां बैठे हुए, मैं फिर से कोशिश करता हूं, आप मुझे बता दीजिए रेट्रोस्पेक्टिव बिल में कैसे कोई मस्जिद सरकार ले लेगी? कोई नहीं बोल पाया। दुनिया भर का अब्बा जब्बा डब्बा करने का कोई सेंस नहीं है। कागज के बाहर कोई नहीं जा सकता, ना समाजवादी जा सकती, ना भारतीय जनता पार्टी जा सकती, ना देश की कोई भी सरकार जा सकती। मैं अब बीच में नहीं बोला, तो अब इनको भी रोक दीजिए, क्या लाभ है? मैं उनके बीच में नहीं बोला। अरे भाई, आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए बुलाया है, कोई बीच में नहीं। शिवम को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, फिर मैं फाजिल भाई आपके पास आऊंगा। थोड़ी देर से आ रहा हूं माफी के साथ, लेकिन पहले शिवम 30 सेकंड, कोई बीच में नहीं। भाई देखो, ऐसा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरे भाई विजय, आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए बुलाया। मेरे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जाने के लिए थोड़ी बुलाया, मैंने कोई तंबूरा बजाने के लिए थोड़ी बुलाया यहां पर कि आप नाच गाना हो रहा है यहां पर, आप जो है गाना बजाना शुरू कर दोगे। मैंने पूछा आपसे कि मुझे बता दो कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति कैसे मस्जिद ले लेगा, कैसे जमीन ले लेगा, कौन से तर्क से ले लेगा, कौन से लॉजिक से ले लेगा, कौन से आर्टिकल से ले लेगा, कौन से कानून से ले लेगा? कुछ पता ही नहीं आपको, बस भाषण देना है। अडानी ले लेंगे, अंबानी ले लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हेमंत सोरेन के साथ बैठे हुए थे कल परसों अडानी, उस पर कोई सवाल जवाब है क्या आपके पास? साथ में बैठकर खड़े हो जाते हो हाथ लेकर, और फिर उसी के बाद कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो। ये भाषण का कोई लाभ नहीं है इस बात से। इसलिए राकेश जी, मुझे लाभ ही नहीं। मैं प्लीज, मुझे रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे जवाब देना है कुछ लोगों के, प्लीज आप रोक दीजिए इनको। नहीं, मुझे जवाब देना। अभी सिर्फ शिवम की आवाज और 30 सेकंड के लिए, कोई बीच में नहीं। देखिए, दो चीजें कही गई खास तौर पर यहां पर
एक तो कहा प्रियंका भारती जी ने कि देखिए ये तो आम पब्लिक की राय है। मेरा निवेदन है राकेश पांडे जी से, उनके पीछे जो आम पब्लिक खड़ी है उनके नाम जरा पूछ दे तो अपने आप पता चल जाएगा वो आम पब्लिक कौन है। उसी आम पब्लिक को बरगलाने का काम ये असदुद्दीन ओवैसी से लेकर, ये राहुल गांधी से लेकर, ये तेजस्वी यादव से लेकर, ये अखिलेश यादव से लेकर, ये तमाम लोग उसी आम पब्लिक में जहर भरने का काम कर रहे हैं। इनके प्रवक्ताओं के पास एक जवाब नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई नहीं जानता मस्जिद कैसे ले लेगी, कोई नहीं जानता कि जमीन कैसे ले ली जाएगी, कोई नहीं जानता कि इसमें आर्टिकल कौन सा लगता है, कोई नहीं जानता इसके तर्क के बारे में। लेकिन टीवी पर आकर सुबह शाम भाषण देते हैं कि नहीं नहीं जमीन चली जाएगी। इसी वजह से राकेश पांडे के पीछे जो पब्लिक खड़ी है विशेष समुदाय से, उनको लगता है कि जमीन चली जाएगी। नहीं जाएगी भाई, अभी इस पब्लिक के तहत किसी की नागरिकता अभी इस पब्लिक के पास भी जाऊंगा और एक मिनट में प्रियंका जी आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ ठीक है, रुक जाइए। अब फाजिल भाई, क्या होगा नहीं होगा अगले कुछ दिन में तय हो जाएगा सर। ठीक है। मैं एक बार लोगों के साथ चला जाता हूं, एक बार लोगों के पास चला जाता हूं। क्या होगा, आप लोगों को गलत लग रहा है तो आप लोग सड़क पर विरोध करेंगे, लेकिन कुछ नेता कह दें कि सिविल वॉर जैसे हालात हो जाएंगे। कोई कह रहा है गर्दन पर तलवार रखी जा रही है। तो क्या इस तरीके के शब्द ठीक है? क्या ये भड़काऊ नहीं? देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत यह है कि क्या इसको मुसलमानों की जरूरत थी इस अमेंडमेंट बिल को लाने की, मुसलमानों के पक्ष में था या मुसलमानों ने इस चीज की डिमांड करे थे, ये सोचने की जरूरत है। या ये इंटरेस्ट जो है हिंदुओं का था या किसी और समाज का था, या इंटरेस्ट सरकार का था। 100% सरकार का इंटरेस्ट था और ये इंटरेस्ट अपने लिए लाई है, अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए लेकर आई है। इसमें मुसलमानों के, मुस्लिम समाज का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कभी उसका ना समर्थन करे ना विरोध करे। उनको आपकी एक बात का जवाब है, और ये शायद अनीस भाई ज्यादा बेहतर समझेंगे। 2008 में अनीस भाई एक जेपीसी बनी हुई थी और उस जेपीसी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक सीईओ के तौर पर अधिकारी की जरूरत है और जितने अभी सुधार आ रहे हैं ये सारी जरूरत है। और 2008 में किसकी सरकार थी ये भी आपको पता है? नहीं, बराबर कह रहे हैं आप। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर एजेंडा वक्फ के जो बिल है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसके ऊपर में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। उसी लिए मनमोहन सिंह की सरकार वक्फ के अंदर में अमेंडमेंट लेना चाह रही थी ताकि वक्फ की जमीन कोई बेचे नहीं, वक्फ की जमीन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और उसी समय वक्फ की जमीन बम्बई के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ने उस जमीन को ले लिया था। आप उसको नाम जानते हैं, देश के अंदर में 2 ही बड़े कॉरपोरेट है, उसमें से एक कॉरपोरेट ने वो 2006 के अंदर में जो 500 करोड़ रुपए की जमीन थी उसको सिर्फ 21 करोड़ में लेने का काम किया। तो ये गलती है तो सर कोर्ट में जाना चाहिए था ना, कोर्ट फैसला करेगा ना। फाजिल भाई 1 मिनट, फिर उसके बाद प्रियंका जी आऊंगा। और 1 मिनट में ये है कि ये जरा ग्राफिक्स डालिएगा स्क्रीन पर, देश भी देखे कि भाई ये 2008 में एक जेपीसी बनी हुई थी और उस जेपीसी की रिपोर्ट क्या थी? जेपीसी की रिपोर्ट में यह थी कि वक्फ बोर्ड में बदलाव होना चाहिए, सीईओ के तौर पर एक सीनियर अधिकारी आना चाहिए, भ्रष्टाचार में जो लिप्त मुतवली है उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस बढ़ना चाहिए वक्फ बोर्ड में, और जो पूरा डिजिटल व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए। तो अब फाजिल भाई वही सुधार, वही जेपीसी की कमेटी जो 2008 में मनमोहन सिंह के समय बनी थी, वो सुधार लागू हो रहे हैं। तो भाई ये गर्दन पर तलवार रख देंगे, इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं? देखिए राकेश भाई, आप जहां खड़े हैं, एक पूर्व मंत्री साहब ने जो बात कही, आपने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वह मामला अभी भी कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है। इसीलिए वक्फ बिल लाने के लिए बहुत मजबूरी है सरकार की। दूसरी बात, शिवम त्यागी ने कहा कि पसमंदा मुसलमानों को जमीन दे देंगे। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश में बना और जमींदारी खत्म हुई। जमींदारी खत्म हुई थी, जमीनें सब कहां चली गई? किस आदिवासी और दलित और पिछड़ा के पास जमीन है देश के अंदर? सारी जमीनें गई कहां? जब आप जमींदारी उन्मूलन अधिनियम खत्म करके आप जमीन दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दे पाए, आज भी उनको मजदूर बना के रखे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वक्त बिल आ जाएगा तो हम पसमंदा मुसलमानों को जमीन दे देंगे? और जमीन है कहां की दे देंगे? कौन सी जमीन बची है जो इनको दे देंगे? अरे कुछ जानकारी करना चाहिए। दूसरी बात, आप वक्त बिल ला रहे हैं। देखिए शिवम त्यागी, आप बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, आपका ख्याल रखिए। एक मिनट सुनिए। नहीं, अभी तो ये राजनीतिक विश्लेषक बने बैठे हैं, पहले ये पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता थे। पप्पू यादव भी पिछड़ी जाति से 1000 बीघा जमीन थी उनके पास, कहां से आई? ठीक है शिवम, रुक जाइए। कहां से आई बताइए? कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड रहा हो, तेजस्वी यादव कहां से आई? जमीन नहीं उनके पास क्या? शिवम प्लीज